आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरे नंबर में आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री यानी कि बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले जरूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। बीए पार्ट 2, बीए द्वितीय वर्ष या बीए सेकेंड ईयर वाले बच्चे, यदि आपने भी इकोनॉमिक्स बोले तो अर्थशास्त्र जैसे सब्जेक्ट को सब्सिडरी पेपर के रूप में रखा है तो आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। प्यारे बच्चों, जो भी प्रश्न यहाँ पर देख रहे हो सारे के सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यदि आपको मेरी इन बातों पर विश्वास ना हो तो प्यारे बच्चों, सभी के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए, तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत पता चलेगी। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार नहीं पूछे गए, ना ही 2 बार पूछे गए, पिछले 10 वर्षों से लगातार रिपीट होते आ रहे हैं, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान व सरल शब्दों में तैयार किए गए। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर यदि एक नज़र से देख लोगे, मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का आंसर नहीं भूल पाओगे। इसी से अंदाजा लगा सकते हो प्यारे दोस्तों कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान शब्दों में इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार किया गया है। मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो आपके एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं, आपको फुल मार्क्स देते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में उत्तर चाहिए होते हैं। टारगेट विद शिवम यानी कि मैं 100% गारंटी लेता हूं इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग काफ़ी गहन अध्ययन के बाद आप लोगों के लिए प्रश्न लेके आते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर यानी कि पीडीएफ के रूप में आप सभी को मिलने वाला है। इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है वो पीडीएफ के रूप में मिलेगा और वीडियो के अंत में बताऊंगा कुल मिलाकर कि कैसे आप 1 मिनट में इन सभी प्रश्नों का आंसर प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लेना है। इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लेना। अब मैं आपको प्रश्न लिखने के लिए क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा बात को सुनिएगा। मेरे द्वारा जो आपको आंसर दिए जाएंगे तो सारे के आंसर का जो पीडीएफ दिए जाएंगे सारे के सारे पीडीएफ में आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आंसर ही देखने को मिलेंगे, आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मजबूरी हो जाती है प्रश्न लिखना। और प्यारे दोस्तों, प्रश्न लिखने में तो 5 मिनट ही लगेंगे। आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र 10 मिनट की इस वीडियो में कवर किया जा रहा है और यहाँ पर 100% मार्क्स की गारंटी ली जा रही है। तो कम से कम 5 मिनट तो आप दे ही सकते हो ना। तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिखिए और वीडियो के अंत में बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का आंसर कैसे आप कुल मिलाकर 1 मिनट में प्राप्त करोगे। और आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेगा। और मेरे द्वारा प्रश्न लिखाने के दौरान आप लोगों को थोड़ा थोड़ा उत्तर भी बताने का काम किया जाएगा, ताकि आप जब आंसर का पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, आपको जाना पहचाना सा लगेगा सारे के सारे आंसर, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप लिखिए और ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। योजना की परिभाषा दीजिए, योजना की आवश्यकताओं की व्याख्या करें, ठीक है। योजना की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको योजना का अर्थ जानना होता है। कार्य करने की रणनीति या रूपरेखा, ठीक है। रणनीति, योजना का अर्थ क्या होता है, रणनीति या रूपरेखा, ठीक है। तो आप जानते हैं थोड़ा योजना की परिभाषा हम लोग शॉर्टकट में जानते हैं। राष्ट्रीय योजना आयोग के अनुसार आर्थिक नियोजन का अर्थ ऐसी प्रणाली से है जिसमें देश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग की ऐसी योजना बनाई जाती है जिससे आर्थिक विकास की गति तीव्र यानी कि तेजी से एवं संतुलित रहे तथा व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार आए, ठीक है। मान के चलो कि आप पढ़ाई जो कर रहे हो, आप में से कुछ बच्चों का मानना यह है कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है। तो मान के चलो कि यहाँ पर एक यानी कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, और आप यहाँ पर हो, आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरी है। इस दूरी को तय करने के लिए आप क्या करोगे, योजना बनाओगे, ठीक है। एक रणनीति तैयार करोगे, एक कार्य की रूपरेखा तैयार करोगे और ये योजना क्या बनाओगे कि हम ऐसे पढ़ेंगे तो इतना मतलब इतना घंटा पढ़ेंगे तो इतना जल्दी इसको हम यानी कि पा सकेंगे। और मतलब मान के चलो 10 घंटा पढ़ोगे तो आप इस जॉब को 1 साल में पाओगे, ठीक है। यदि आप 15 घंटा पढ़ाई करोगे पूरे कंसंट्रेशन के साथ तो आप इसे जो है 6 महीना में पा सकते हो।
तो कहीं न कहीं आप योजना रणनीति जो बना रहे हो उसे हम यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सरल भाषा में बताने का काम करेंगे, ठीक है। योजना की आवश्यकताओं की व्याख्या करें, योजना की कौन-कौन सी आवश्यकता है इसके बारे में मैं भी आपको यहाँ पर बताने का काम करूँगा। तो जल्दी से इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें और लिखने का कहीं न कहीं अभी से स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय में यानी कम समय दिया जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेजेज़ लिखने हैं। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों अभी से लिखने का प्रयास करें काफ़ी स्पीडली, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों योजना की कौन-कौन सी आवश्यकता है इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा आप लोगों को काफ़ी अच्छे ढंग से। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख लो, समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण एवं दोषों का वर्णन करें। समाजवादी अर्थव्यवस्था के कौन-कौन से गुण हैं, कौन-कौन से दोष हैं इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के नेगेटिविटी तथा पॉजिटिविटी के बारे में पूछा जा रहा है। आप जितने अच्छे से लिखोगे उतना अच्छा आपको मार्क्स दिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लिखो ताकि आपको फुल मार्क्स प्राप्त हो, ठीक है, और कम समय में। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग थोड़ा जानने का काम करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करेंगे। तो जल्दी से इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि इस तरह का मौका आपको बार-बार नहीं मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर बात कर ले, समाजवाद का उदय पूंजीवाद की एक वैकल्पिक आर्थिक प्रणाली के रूप में उदय हुआ। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा हम लोग जानने का काम करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियोजन केंद्रीय बिंदु होता है, जिसके कारण समाज में कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक समान अवसर प्राप्त करता है। सरकार अधिकतम सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर विभिन्न उत्पादन क्रियाएं संपादित करती है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार कार्य कर पाता है, ठीक है। अभी भी आप देख रहे हो आपकी जितनी योग्यता है आप उतना अच्छा इनकम कर सकते हो, इतना अच्छा अर्निंग कर सकते हो। आपकी योग्यताएं काफ़ी ज़्यादा है तो आप काफ़ी ज़्यादा अर्न कर पाओगे। तो कहीं न कहीं योग्यता के ही हिसाब से अभी भी हमें मापा जाता है, तौला जाता है। तो प्यारे दोस्तों इसके बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोग जानने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, भारत के बेरोजगारी समस्या तथा इसके निदान का वर्णन करें, ठीक है। ये प्रश्न जो है कहीं न कहीं बीपीएससी में भी पूछा गया था कि भारत में जो बढ़ती बेरोजगारी है, इस समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं, इसका निदान आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों कुछ देर के लिए मान के चलो कि आप जो है इस राज्य का जो है सीएम हो, ठीक है। इस राज्य का जो है कहीं न कहीं आप चीफ मिनिस्टर हो और आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है कि आपके राज्य में बेरोजगारी काफ़ी मात्रा में बढ़ती जा रही है। तो आप इस स्थिति में क्या करोगे, कौन से कदम उठाओगे, इसके बारे में बताना है। तो प्यारे दोस्तों कहीं न कहीं इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करोगे तो कहीं न कहीं आपका समझ भी विकसित होगा, ठीक है। आपका जो दिमाग है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगा। तो प्यारे दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जानने का काम करेंगे, जल्दी से इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको बेरोजगारी का कारण ढूँढना होगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, कारण को ढूँढेंगे। तो कारण के बारे में जानते हैं यहाँ पर, बड़े पैमानों पर मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। एक समय मान के चलो कि एक ऑफिस में पहले 10 व्यक्ति हुआ करते थे और अभी के समय में एक ऑफिस में सिर्फ 1 व्यक्ति हुआ करते हैं। तो 9 व्यक्ति का कहीं न कहीं रोजगार चौपट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी कंप्यूटर आ चुका है और ये कंप्यूटर जो है 10 व्यक्ति का कार्य जो है अकेले कर लेता है। तो समझ सकते हो। तो बड़े पैमानों पर मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। इनके कारण मनुष्य के श्रम की आवश्यकता बहुत कम हो गई है, ठीक है। अब मान के चलो कि गाँव कस्बे में जो है जैसे भी आपको देखने को मिलेंगे, ये अकेले जो है मतलब आस-पास के इलाके का सारा मिट्टी काट ले जाता है, ठीक है। वहीं मिट्टी काटने के लिए जो है कम से कम 100 व्यक्ति को लगाया जाता था, तब जाके एक दिन में वो कार्य को पूरा कर पाता था और एक जेसीबी जो है 100 व्यक्ति पे अकेले भारी हो जाता है। तो समझ सकते हो 100 आदमी का रोजगार कहीं न कहीं चौपट हो गया। इसके अलावा हमारी जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब मान के चलो प्यारे दोस्तों आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए, अप्रैल 2023 में हमारा जो इंडिया है पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या की दृष्टि से टॉप 1 पे रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पूरे टॉप 1 में रहने वाला है हमारा भारत जनसंख्या की दृष्टि से 2023 अप्रैल में। तो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं न कहीं जनसंख्या जो है तेज़ी से बढ़ रही है और इसके कारण भी बेरोजगारी फैल रही है। जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात से उत्पादन की कमी तथा रोजगार के अवसरों में कम वृद्धि होती है, ठीक है। तो आप लोग को ज्ञात होना चाहिए कि मान के चलो जनसंख्या जो है मान के चलो कि हम यहाँ पर जनसंख्या जो है एक्स में बढ़ रहा है, ठीक है। एक्स मात्रा में बढ़ रहा है और यहाँ पर जो मतलब मान के चलो कि मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना। एक छोटी-सी कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी से पर डे जो है 100 यानी कि 100 जो है साबुन का उत्पाद किया जाता है, ठीक है। 100 साबुन का उत्पाद किया जाता है। मान के चलो कि साबुन की जगह 100 केजी चीनी का यानी कि 1 कुंटल चीनी का उत्पाद किया जाता है और यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं? 20 व्यक्ति खाने वाले। तो 5 किलो की मात्रा में सभी को पड़ने वाला है और अचानक यहाँ पर 20 की जगह 50 हो जाए तो 2 केजी के हिसाब से। तो कहीं न कहीं जनसंख्या जो है बढ़ रही है, परंतु यहाँ से जो उत्पादन किया जा रहा है वो वहीं का वहीं है। तो कहीं न कहीं ये सब भी वजह होने वाला है प्यारे दोस्तों। आने वाले समय में और भी आप लोगों को बहुत सारी
बहुत सारे मतलब परिस्थितियों से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या जो है काफ़ी मात्रा में बढ़ रही है। ठीक है। और यहाँ पर बात कर ले रोजगार के जो अवसर भी हैं वो उसमें भी कम वृद्धि होती जा रही है। तो इसी से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी की समस्या क्या है और इससे निदान कैसे पाएंगे। तो इसके निदान कैसे पाएंगे हम लोग उत्तर में जानेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताने का काम किया ताकि आपको समझ विकसित हो इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने कॉपी में लिखिए, भारत में सहकारी कृषि के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दे। भारत में सहकारी कृषि के पक्ष तथा विपक्ष में दोनों में आपको यहाँ पर तर्क देने के लिए कह रहा है। ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे तर्क शक्ति आपका जाना जा रहा है। आप जितने अच्छे ढंग से दोगे उतना आपका तर्क जो है विकसित होगा। तो ये प्रश्न को जल्दी से आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। बार बार रिपीट किए जा रहे हैं ये प्रश्न। भारत में सहकारी कृषि के पक्ष एवं विपक्ष के में तर्क आपको देना है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में समझने का काम करते हैं बच्चों। ठीक है। भारत में कृषकों यानी कि जितने भी किसान हैं उनमें सहकारिता की भावनाओं के अभाव। ठीक है। भारत में जितने भी किसान हैं उनमें कहीं ना कहीं सहकारिता का की जो भावना है, जो फीलिंग है, उसमें जो है कमी पाई गई है। अशिक्षा, यही बात कर ले रूढ़िवादिता आदि के कारण सहकारी संयुक्त किसान समितियों का संगठन करना कठिन प्रतीत होता है। परंतु भूमि पर स्वामित्व, जी हाँ दोस्तों, भूमि पर स्वामित्व किसान का बना रहने से हमारे देश में इसके प्रचलन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बारे में जानने का काम करेंगे हम लोग उत्तर के माध्यम से, उत्तर के PDF के माध्यम से। फिलहाल आप इन प्रश्नों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका प्यारे बच्चों काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है आपका, यहाँ पर देख पा रहे हो आप सभी कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका, भारत में कृषि के निम्न उत्पादकता से आप क्या समझते हैं। भारत के कृषि के निम्न उत्पादकता से आप क्या समझते हैं, इसमें वृद्धि के उपायों का वर्णन करें। यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भारत कृषि के निम्न यानी कि कम उत्पादकता से आप क्या समझते हैं। भारत के किसान की कम उत्पादकता से आप क्या समझते हैं, इसमें वृद्धि के उपायों का वर्णन करें। ठीक है। यानी कि भारत के किसान द्वारा जो है कम उत्पादक जो किया जा रहा है उससे आप क्या समझते हैं और इसमें कैसे वृद्धि लाया जा सकता है, इसमें कैसे ज़्यादा वृद्धि की जा सकती है, इसके उपाय को यहाँ पर बताना है आपको। तो पहले दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला जाए तो ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। क्योंकि इससे आपको भी अंदाज़ा लग रहा होगा कि मैं कितने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आप लोगों के समक्ष रखने का काम किया है, आप लोगों को खुद अनुभव हो रहा होगा। तो जल्दी से इन प्रश्नों को लिखिए, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जब प्यारे बच्चों निम्न उत्पादकता की बात आती है तो खेती पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ। जी हाँ दोस्तों, एक परिवार में मान के चलो 5 एकड़ ज़मीन है। ठीक है। 5 एकड़ ज़मीन है। ओके। और प्यारे दोस्तों इस एक परिवार में मान के चलो कि 5 एकड़ ज़मीन है और उसमें उस परिवार में फैमिली मेंबर्स कितने हैं, 10। ठीक है। ठीक है। उसके यानी कि एक परिवार में 5 एकड़ ज़मीन है और फैमिली मेंबर्स कितने हैं, 10। आने वाले 10 साल के बाद ये 10 फैमिली मेंबर्स जो है कुल मिला के मान के जब 2-2 भी बच्चे पैदा करते हैं तो मैक्सिमम कितने हो जाते हैं, 20 से 25। ठीक है। 20 से 25। तो ये 20 से 25 बच्चे यानी कि मेंबर्स जो हैं 5 एकड़ ज़मीन पर आधारित रहते हैं, जो कि आज से 10 साल पहले 10 मेंबर्स 5 एकड़ ज़मीन पर आधारित थे, यानी कि 5 एकड़ ज़मीन पर निर्भर थे। अब यहाँ पर हो जाते हैं 20 से 25 मेंबर्स जो कि 5 एकड़ ज़मीन पर निर्भर हो जाते हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो प्यारे बच्चों, इसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि खेती पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ भी निम्न उत्पादकता का महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है। सिंचाई सुविधाओं की पर्याप्तता का अभाव। ठीक है। मान के चलो कि बारिश नहीं होती है तो किसान जो है सिंचाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डीजल का दाम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके बाद बात कर ले यहाँ पर तो बिजली के द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो बहुत किसानों के खेत के पास अवेलेबल नहीं हो पाता है। ठीक है। जिसके वजह से वो सिंचाई की सुविधाओं की पर्याप्तता का अभाव हो जाता है। उच्च उत्पादकता वाले बीजों की अनुपलब्धता। ठीक है। मैं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, उच्च उत्पादकता यानी कि जो उच्च श्रेणी के बीज होते हैं वो उपलब्ध नहीं करा पाते हैं किसानों के पास मृदा परख तकनीक का अभाव। और यहाँ पर बात कर ले कीटों, रोगाणुओं और चूहों जैसे अन्य कृंतकों से बचाव की वैज्ञानिक पद्धति की जानकारी का ना होना। तो ये कहीं ना कहीं निम्न उत्पादकता का ये सब वजह है। और इसमें बात कर ले तो वृद्धि के उपायों का वर्णन करें, तो इसमें आपको कैसे वृद्धि करना है इसके उपाय आपको यहाँ पर बताने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके बारे में भी हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से समझने का काम करेंगे। जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है 6, भारत सरकार की 1991 के औद्योगिक नीति का प्रधान विशेषताओं का वर्णन करें। भारत सरकार की 1991 के औद्योगिक नीति का प्रधान विशेषताओं का आपको यहाँ पर वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा। ठीक है।
तो प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न आपके एसएससी रेलवे में भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछ दिया जाएगा एसएससी रेलवे में, नई औद्योगिक नीति 1991 के निर्माता कौन है। ठीक है, तो आपको आंसर में नरसिम्हा राव का नाम लेना है। ठीक है, नरसिम्हा राव के नेतृत्व में शुरू की पहली बार पूरी अर्थव्यवस्था को इस तरीके से खोल दिया गया। इस प्रशासन ने आयात शुल्क कम कर दिया, निजी क्षेत्र को मुक्त कर दिया गया। नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 यानी कि यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव के तहत निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रुपये को कम कर दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में और भी अच्छे ढंग से हम लोग जानने का काम करेंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन को लिखते चलो। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका, भारत के लोहा एवं इस्पात उद्योग के वर्तमान स्थिति एवं भविष्य का वर्णन करें। भारत में जो है लोहा एवं इस्पात का जो उद्योग है, वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है और भविष्य में इसकी स्थिति क्या रहने वाली है, लोहा तथा इस्पात का उद्योग का, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। ये प्रश्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। जल्दी से इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखते चलो। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात कर ले तो भारत में लौह इस्पात उद्योग का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। भारत में इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में हुई। वर्तमान में भारत विश्व का चौथा इस्पात उत्पादक देश है। आपसे ये सवाल एसएससी रेलवे में भी पूछ दिया जा सकता है कि भारत यानी कि भारत की क्या स्थिति है विश्व में इस्पात उत्पादक देश के मुकाबले में, तो आप बताओगे चौथा। वर्तमान में भारत विश्व का चौथा इस्पात उत्पादक देश है। भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी यानी कि आसनसोल पश्चिम बंगाल आयरन वर्क्स यानी कि BIW के नाम से स्थापित किया गया था। उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा कही गई बातों को समझ रहे होंगे। यदि नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, और भी अच्छी बात है, आपको आंसर के PDF में और भी अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका प्यारे बच्चों, यहाँ पर भारत में विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा की व्याख्या करें। भारत में जो विदेशी व्यापार की संरचना है एवं दिशा जो है, इसके बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पर कुल मिला के बात करें तो यदि आपके पास कॉमन सेंस होगा तो हम लोग चाइना का प्रोडक्ट 80% यूज कर रहे हैं। मेरे घर में जो कंघी यानी कि बाल को मतलब साफ करने के लिए जो कंघी का यूज किया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं चाइना का ही है। दीपावली में हम लोग काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन करते हैं अपने घर का, वो सारे डेकोरेशन के सामान भी चाइना का ही होता है। हम लोग इंडिया वाले ये सब बातों पे ध्यान नहीं देते, परंतु हम लोगों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कोई बाहरी आके अपना रोजगार फैलाए और हम लोग कुछ नहीं करें, हम लोग खुद जो है बेरोजगार बैठे रहे, तो ये मानसिकता कहाँ की है। इसके ऊपर आप लोगों को अमल करना चाहिए। आप लोगों को अभी से धीरे धीरे अपना स्टार्टअप करना चाहिए। जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जॉब क्रिएटर बनने पर ध्यान दीजिए आप सभी। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानने का काम करेंगे। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, लघु उद्योग भारत जैसे अविकसित देशों के का आर्थिक विकास के लिए अनुकूल है। ऐसे उद्योग अपेक्षाकृत श्रम प्रधान होते हैं, इसलिए वे दुर्लभ पूंजी की किफ़ायती उपयोग करते हैं। लघु उद्योग धन की असमानताओं को कम करने में सहायक होते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति ने कहा कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, यानी कि इंडिया जो धीरे धीरे डेवलपिंग कर रहा है। ठीक है, ये नहीं सुनने को मिलेगा कि इंडिया इज डेवलप कंट्री, ये आपको सुनने को नहीं मिलेगा। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री यानी कि भारत जो है विकसित कर रहा है, यानी विकसित कर चुका है, ये नहीं सुनने को मिलेगा आपको। तो प्यारे दोस्तों, समझ सकते हो क्या स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने देखने का काम किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखिए आप सभी। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखना आपको। जनसंख्या नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, खाद्य सुरक्षा तथा नाबार्ड, इन चारों में से आपको किन्हीं दो पर जो है टिप्पणी लिखना होता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर काफ़ी अच्छे ढंग से तैयार किए गए हैं। प्यारे दोस्तों, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही पार होता है तो इस चैनल के माध्यम से सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडी पेपर के प्रोफेसरों के द्वारा आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ सारे कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं प्यारे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। सभी के घर में कम से कम 4 से 5 फ़ोन अवश्य होंगे, 4 से 5 फ़ोन अवश्य होंगे। सभी फ़ोन से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अपने छोटे भाई बहन, अपने दोस्तों के भी फ़ोन से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो ना, प्लीज़ इतना तो हेल्प कर ही सकते हो ना आप। ठीक है, मैं आप लोगों को इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिनके 1 भी रुपये नहीं ले रहा। तो आप तो इतना कर ही सकते हो ना, प्लीज़ एक सब्सक्राइब अवश्य करना। और आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है हमारे टेलीग्राम के माध्यम से मिलेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। ठीक है, सभी को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम ग्रुप पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है, या आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो।
ठीक है, आप लोगों को जो है अतिशीघ्र इन सभी प्रश्नों का आंसर का पीडीएफ मिलेगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप बार बार चेक करते रहें। किसी भी समय इन सभी प्रश्नों के आंसर का आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा और अपनी पढ़ाई में आप चार चांद लगा सकते हो इस आंसर के पीडीएफ के माध्यम से, और आप भी इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। इतना पढ़ लो, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं रहने वाला। यही सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, टारगेट विद शिवम, यानी कि मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।